अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग टू द पॉइंट और रेलेवेंट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड। पाकिस्तान अफेयर्स हमारे हर एग्ज़ाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मार्क्स लेना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सीरीज़ जो हम लोग आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इसके अंदर हमारी यही कोशिश है कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जो हमारे पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो हम आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर दे दें। और ये एक जो सीरीज़ बनेगी, इससे हम लोग आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आप लोगों के मार्क्स, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर खातिर खा इज़ाफ़ा आएगा। इस सीरीज़ को बनाने के लिए बड़ी मेहनत हुई है, और ये जो पेड लेक्चर्स की सीरीज़ होगी ये, जिसके अंदर हम लोग आपको ए टू ज़ेड पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ा देंगे। पाकिस्तान अफेयर्स अगर डिवाइड की जाए, हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी से पढ़ा रहे हैं कि हम लोग हर एक चीज़ को डिवाइड करके, हर एक चीज़ को तोड़-तोड़ के आप लोगों के सामने रखेंगे, जो कि किसी भी इंसान के लिए बड़ा आसान होगा इसको समझना, और इसकी तारीख को बड़े इंटरेस्टिंग वे में एक मूवी के तरीके से समझना, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम बड़े प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान अफेयर्स को अगर डिवाइड किया जाए हिस्सों के अंदर, तो वो तकरीबन 7 से 8 हिस्से बनते हैं, जिसके अंदर प्री दिल्ली सल्तनत आ जाती है, दिल्ली सल्तनत आ जाती है, मुगल्स का दौर आ जाता है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। और ब्रिटिशर्स का जो दौर है वो ज़्यादातर, हम फिर आगे बढ़ते हैं तो 1947 तक की जो जंग आज़ादी है और जो ब्रिटिशर्स के जुल्म हैं वो आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि ज्योग्राफी जो है पाकिस्तान की वो किस तरीके से चल रही है, क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, और आखिर में 8वां पॉइंट, जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट इन पाकिस्तान, और जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की, स्पोर्ट्स वगैरह, इस टाइप के जो सवालात होते हैं, वो हम आप लोगों को कीवर्ड्स के अंदर दे देंगे। तो ये तकरीबन 8 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, और ये एक ऐसा मजमुआ बन जाएगा जो कि आप लोगों की सक्सेस के लिए, आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों को बेहतरीन मार्क्स लेने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा, और एक मूवी की तरह हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ लेक्चर्स इसके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं, और हम आप लोगों को इसका फुल कोर्स दे देंगे। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है एक सफ़र, जो कि आज तक जारी है। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, सिंध में क्या कर रहे थे, कैसे आए, क्या मामलात थे, हम इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, और इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जो जो चीज़ें हैं जो पेपर्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। देखें, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, यानी कि 712 एडी। अब सवाल ये भी ज़्यादातर आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कब आए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो 712 एडी के अंदर आए थे, ये बात जहन में हो आप लोगों के। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो हिंदुस्तान का हाल था, या सब कॉन्टिनेंट का जो हाल था, वो कोई अच्छा हाल नहीं था। ऐसे ही समझ लें जैसे इस्लाम से पहले आपका जो अरब का हाल था, तकरीबन उसी से मिलता-जुलता यहाँ का भी हाल था। यहाँ पर बुद्धिज़्म ज़ोर-ओ-शोर पे था, यहाँ पर जो इस्लामी तालीमात थीं वो ना होने के बराबर थीं, और यहाँ पर कास्ट सिस्टम को बड़ा प्रिवेल किया जाता था। अब कास्ट सिस्टम के ऊपर भी कभी-कभी सवाल आ जाता है, तो कास्ट सिस्टम को भी समझ लीजिए। हिंदुइज़्म में कास्ट सिस्टम को डिवाइड किया गया है 4 से 5 कैटेगरीज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टॉप नॉच आ जाते हैं, वो ब्राह्मण्स आ जाते हैं। ब्राह्मण्स कौन होते हैं, ये सवाल ज़्यादातर आ जाता है। तो वो प्रीस्ट होते हैं, और एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों को प्रीस्ट समझ लें कि वो जो पुजारी वगैरह। फिर खश्तरीज़ आ जाते हैं। खश्तरीज़ जो होते हैं, जो कि वॉरियर्स होते हैं, या जो रूलर्स होते हैं, उनको हम खश्तरियाज़ कहते हैं। फिर वेश्याज़ आ जाते हैं। वेश्याज़ क्या क्या होते हैं, ये आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इनको हम वेश्याज़ कहते हैं। फिर शूद्राज़ आ जाते हैं। ये मैनुअल लेबर्स जो होती है, इसको कहा जाता था शूद्राज़। और दलित्स वो होते थे जिनको हम अनटचेबल कहा जाता है, जिनको हम स्ट्रीट क्लीनर या जो स्वीपर्स वगैरह होते थे, इनको हम दलित्स कहते थे। अब यहाँ पर एक और बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जिसे कहानी से याद रहे, एक बात जहन में हो कि दलित्स कौन होते थे। तो दलित से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा सर फहरिस्त है कि इन लोगों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, कि अगर ये चलें तो इनका जो साया है वो तक नज़र ना आए, और साया साया छोड़ें, इसका जो पाँव के निशानात हैं वो तक मिट जाएं, और जो झाड़ू हो उससे साफ़ हो जाए वो जगह जहाँ पर ये पाँव रखें, क्योंकि वहाँ पर पाँव रखना भी एक बेइज्जती कंसिडर की जाती थी लोगों की तरफ से, कि जी अगर यहाँ पर किसी दलित ने पाँव रखा है, तो अगर हम पाँव रखेंगे तो हमारा पाँव गंदा हो जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सीज़ थी, ये कोई मामलात थे जो कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो दौर था उसके अंदर मौजूद थे।
तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले थे, वो क्या-क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर यानी कि राजा दाहिर की सोसाइटी के अंदर मौजूद थी। अब ये राजा दाहिर है कौन? इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, राजा सहाय की एक गवर्नमेंट होती थी राजा दाहिर से पहले और इसके अंदर एक उनका वज़ीर होता था जिसका नाम था चच, जो कि फ़ादर था राजा दाहिर का। चच जो थे वो चचनामा भी एक उनकी बुक है जो कि बड़ी फ़ेमस बुक है और ये पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है? तो ये राजा दाहिर की बुक राजा दाहिर के फ़ादर की बुक है चचनामा और चच नाम है किसका? राजा दाहिर के अब्बू का, राजा दाहिर के फ़ादर का। तो राजा दाहिर के फ़ादर काम करते थे राजा सहाय के पास और फिर सल्तनत के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई और टेक ओवर हो गया राजा दाहिर का। आप लोग इसको यहाँ तक ही समझ लें क्योंकि पेपर्स के अंदर इसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते और हम लोगों ने इस सीरीज़ का मकसद हमारा यही है कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं हम लोगों ने वही डिस्कस करना है, हमने कोई हिस्टोरियन नहीं बनना। तो चच जो थे, ये बात जहन में हो कि चच कौन है? चच राजा दाहिर के फादर हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके अंदर के जो दाहिर हैं उनके कोर्ट के अंदर कौन होते थे? कोर्ट से मतलब कि उनकी जो उनका तख्त है या जो उनका साम्राज्य था उसके अंदर बड़े एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि पेपर्स के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वज़ीर बुद्धिमान जो थे वो दाहिर के एक आप समझ सकते हैं वज़ीर हैं। अच्छा, राजा दाहिर कौन थे? राजा दाहिर बहुत सारे लोगों के लिए एक शहंशाह और एक अच्छे इंसान थे और कुछ लोगों के लिए एक विलन थे। अब विलन किन लोगों के लिए थे? विलन उन लोगों के लिए थे जैसे कि आप समझ सकते हैं अनटचेबल हो गए, जिसको हम दलित्स कह रहे हैं क्योंकि ये बड़े कास्ट सिस्टम के पक्के थे और यहाँ पर बड़े जुल्म भी होते थे। पर कुछ लोगों के लिए हीरो थे जो कि अपर क्लास होती थी। तो एक डिवाइड एक राय पाई जाती है राजा दाहिर के लिए और कुछ आज भी हमारे कुछ सोसाइटी के अंदर जो हमारे पुराने हिंदू हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो राजा दाहिर को एज अ हीरो कंसिडर करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को एज अ विलन कंसिडर करते हैं। ये डकैत था ऐसा कहते हैं ताकि ये क्लेम करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की सल्तनत पर हमला किया और सल्तनत पर हमला करने की वजह ये थी कि जो उसका माल था वो उसको कब्जा कर सके। पर एक ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, आप लोगों के सिर्फ जहन में हो कि ये एक जो राय है ये भी पाई जाती है, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, राजा दाहिर से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है। दाहिर की बहन ही शादी कर ली थी राजा दाहिर ने। अब ये शादी क्यों की थी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राजा दाहिर जो हैं वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग और उनका जो स्टांस था मज़हब से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो पेशन गोइयों का बड़ा सिस्टम होता था पुराने ज़माने में। तो किसी एक जो प्रीस्ट था जो आप कह सकते हैं कि जो पुजारी था उसने ये भविष्यवाणी की थी कि जी अगर कि जो राजा दाहिर की जो बहन है उनसे शादी करेगा उसकी हुक्मरानी होगी और वो बड़ा सक्सेसफुल इंसान होगा। इसी वजह से राजा दाहिर ने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी। वुमेन राइट्स का जो सिस्टम था वो भी बड़ा कम था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी वुमेन्स को राजा दाहिर के दौर के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सती की रस्म भी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी रस्म होती थी जिसके अंदर जो औरत होती थी चाहे वो जितनी जवान है उसको ज़िंदा जलना पड़ता था अगर उसके शौहर की डेथ हो जाती थी। तो ऐसी रसूमात का बड़ा प्रॉब्लम था सोसाइटी के अंदर। तो हज्जाज बिन यूसुफ का राइज़ होता है, मुस्लिम्स का राइज़ होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर 712 एडी के अंदर। अब ये होता क्यों है? ये सारे प्रॉब्लम्स तो थी ही, मौजूद थी, पर इनसे कोई वास्ता नहीं था हज्जाज बिन यूसुफ का या मोहम्मद बिन कासिम का। मसला यहाँ पर आया कि जब जो जहाज़ होते थे जो बहरा अरब से गुजरते थे जो कि राजा दाहिर की टेरिटरी के अंदर आता था, वहाँ पर बहरी कज़ाक होते थे। अब बहरी कज़ाक से आपकी मुराद ले लें कि होते तो वो राजा दाहिर के अंडर ही थे, राजा दाहिर की ज़मीन में ही होते थे, पर राजा दाहिर उनको खुली छूट दे के रखता था। आप ऐसे ही समझ लें जैसे हम लोग अभी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दूसरे मुल्कों का अमन ख़राब करते हैं। तो पर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ये क्लेम करती है हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। जब भी अमेरिकन्स वहाँ पर आके या जो हमारे और दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर आके जंग लड़ते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो यही एक सिस्टम था कि वो राजा दाहिर बोलता था कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, पर मेरा इन पे कोई कंट्रोल भी नहीं है, पर है मेरी टेरिटरी। तो मसला यहाँ पर आता था। तो अरब ने यही कहा कि अगर आपकी टेरिटरी है और आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर हम आके इनको सुधारेंगे। तो राजा दाहिर ने इसको रेजिस्ट किया, कहने लगा नहीं जी हम आपको सुधारने नहीं देंगे। तो एक लड़ाई क्रिएट हुई और वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री हुई। पर इससे रिलेटेड अब ये लड़ाई हुई क्यों, ये समझ लें कि जो जहाज़ होते थे उनको ये जो बहरी कज़ाक होते थे ये लूट लेते थे और लूट लेते थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये कंप्लेन गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ये जो जहाज़ हैं इनको वापस करें।
अब जो राजा दाहिर हैं उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ ने 2 अपने बेहतरीन कमांडर्स को भेजा, पर राजा दाहिर ने उनसे लड़ाई की और राजा दाहिर की फ़ौज ने उनको शिकस्त दे दी। मैं आपको शॉर्ट करके ये कहानी सुना रहा हूँ। फिर इन द एंड 712 एडी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर राइज़ होता है और मोहम्मद बिन कासिम ने उनको शिकस्त फ़ाश दी और पूरे इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब जब कंट्रोवर्सी, एक और कंट्रोवर्शियल बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि तारीख के अंदर ये भी लिखा गया है कि जी ये कंट्रोवर्सी है, एक मुबालगा आराई है, पर वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई। मोहम्मद बिन कासिम बड़े सक्सेसफुल रूलर कंसिडर हुए यहाँ पर सबकॉन्टिनेंट के अंदर और बड़ा अमन व अमान था पूरे इलाके के अंदर जब मोहम्मद बिन कासिम रूल कर रहे थे। तो ये सारी खबरें हज्जाज बिन यूसुफ को पहुँचती रहती थी। अब इसी बीच के अंदर सूर्या देवी और पलमा देवी जो थी, वो जो राजा दाहिर की कुछ हमारे रिश्तेदार लगती थी वो उसकी, तो वो पहुंच गई हज्जाज बिन यूसुफ के पास और ये क्लेम किया कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि आपका ही एक हुक्मरान है, हज्जाज बिन यूसुफ को कंप्लेन की कि वहाँ पर उसने हमसे रेप किया है और हमारे साथ ज़्यादती की है। हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आया और हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और इस तरीके से बुलाया कि हुक्म दिया गया कि इसको चमड़े की खाल के अंदर लपेट के और मेरे पास लेके आया जाए और इसको बड़ी जलील करके मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि एक अजीम लीडर था, एक अजीम जंगजू था, उसको इस तरीके से जलील ख्वार करके अपने पास बुलाया गया और वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। अभी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ को डर था कि मोहम्मद बिन कासिम की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से मोहम्मद बिन कासिम नई सल्तनत का क्लेम ना कर दे, तो यही एक वजह बन सकती है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको कत्ल कर दिया। और दूसरी वजह जो मैंने आप लोगों को बताई कंट्रोवर्सी के पलमा देवी और सूर्या देवी का इल्ज़ाम है, वो भी हो सकती है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किसके ऊपर यकीन करते हैं। मैंने दोनों राय आप लोगों के सामने रख दी हैं। तो ये कहानी की तरह मैंने आप लोगों को सिस्टम बता दिया कि ये क्या था। अच्छा, जो बैंडिट्स थे, जो कि डकैत थे, वो सियोल के मकाम यानी कि पुराना जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो अब नया है उसका पुराना नाम सियोल कंसिडर किया जाता था, तो वहाँ के मकामात पे ज़्यादा ये डकैतियाँ होती थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के जहन में होनी चाहिए मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कि राजा दाहिर कौन थे, राजा सिहाय कौन थे, चच नामा किसने लिखा था, चच कौन थे, वज़ीर बुद्धिमन कौन थे, अच्छा रानी बाई कौन थी, 712 एडी में क्या हुआ, हज्जाज बिन यूसुफ कौन सी डेंसिटी से थे, उमैयाद डेंसिटी से थे, सूर्या देवी और पलमा देवी की कंट्रोवर्सी क्या थी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड भी आप लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये 10 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम का जो सारा किस्सा चिट्ठा था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा